राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग 11th क्लास में गए हैं, है ना। तो 11th क्लास में गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने कॉमर्स विषय का चयन किया है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कॉमर्स में जो एक अकाउंट विषय होता है इसके बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, है ना। देखिए, अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई है वह आज से बहुत साल पहले हुई। शुरू में जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य जो है वह असंगठित था, वह जंगलों में रहता था। तो जंगलों में रहता था तो उस समय उसको अकाउंटिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या हुए, व्यवस्थित हुए, एक स्थान पर रहना शुरू किए। जब एक स्थान पर रहना शुरू किए तो वहां से क्या हुआ कि व्यापार का प्रारंभ हुआ। और जब व्यापार का प्रारंभ हुआ तो व्यापार के प्रारंभ होने के बाद अकाउंटिंग की आवश्यकता हुई। तो व्यापार का प्रारंभ कब हुआ? सबसे पहले तो मनुष्य जब असंगठित रूप में था तो पहले मनुष्य संगठित हुआ। उसके बाद कुछ चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे आग का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ। मनुष्य एक स्थान पर कस्बा बनाकर रहना शुरू किया। जब मनुष्य एक स्थान पर रहना शुरू किया तो मनुष्य को एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई। जब एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई तो वहां पे व्यापार की सबसे पहली प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली, कौन प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, ऐसे प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि एक सामान देते थे और बदले में दूसरा सामान लेते थे, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। कोई अपना चना दिया और बदले में दूसरे से चावल ले लिया। जिसके पास जो चीज है, जिसके पास जो सामान है, वो अपना सामान दूसरे को देता था और दूसरे से उसका सामान लेता था। जिसके पास दूध है वो दूध दिया और बदले में जो है उससे आटा लिया। इस तरह से एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु लेते थे। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन होता था, यही क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई ये थी कि पहले गांव में पता लगाइए कि आप जो सामान आपके पास है उसकी आवश्यकता किसको है, जो आपके सामान को लेगा। और यह भी जरूरी है कि आपको जो सामान चाहिए वो सामान उसके पास होना चाहिए। तो जो सामान आपको चाहिए वो उसके पास होना चाहिए, जो सामान आपको चाहिए वो सामान उसके पास होना चाहिए। और आपके पास जो सामान है उसकी जरूरत भी उसे होनी चाहिए, तभी जाके वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। और क्या था, आप अपने सामान को सड़ पे ढोके ले जाइए और फिर सड़ पे ढोके लाइए। तो आपको सड़ पे ढोके ले जाना है और सड़ पे ढोके लाना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक तो कठिनाई ये थी कि पहले पता लगाइए कि आपके सामान की आवश्यकता किसको है और उसके पास जो सामान है उसकी आवश्यकता आपको है। उसके बाद सामान को सड़ पे ढोके ले जाना है और सड़ पे ढोके लाना है। और इस समस्या ये भी थी कि आपको जरूरत अभी तुरंत है और ये सब प्रक्रिया करने में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कई दोष थे। यह भी दोष था कि हो सकता आपके पास जो सामान है उसका वो डिमांड ज्यादा कर रहा है। जैसे कह रहा है, अगर यदि आपके पास चावल है तो कहता है वो आप 5 किलो चावल मांग रहा है और वो आपको जो है 5 किलो चावल के बदले में मात्र 1 किलो जो है वो दाल देने के लिए तैयार है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का निर्धारण नहीं था, वो आपस में सेटलमेंट करके एडजस्ट करके मूल्य का निर्धारण हुआ करता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कई समस्याएं थी। इस समस्या को दूर किया, किसने दूर किया?
इस समस्या को दूर किया मुद्रा के आविष्कार ने। पैसा का आविष्कार हुआ और पैसे के आविष्कार के बाद धीरे धीरे वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाने लगा, और जब मूल्य निर्धारण किया जाने लगा और व्यवसाय का डेवलपमेंट हो गया, तब जाके एक समस्या ये हुआ कि लोग जब दुकान पर बैठेंगे, जब काम करेंगे, तो एक दिन में सैकड़ों नकद और उधार वस्तु का खरीद और बिक्री होगा। एक दिन में कई लोग वस्तु खरीदेंगे, नकद भी खरीदेंगे और उधार भी खरीदेंगे। तो इन सभी चीजों को याद रखना संभव नहीं है। तो लोगों में भूलने की आदत होती है, भूलने का स्वभाव होता है। तो एक दिन में दुकान पे लाखों ग्राहक, हजारों ग्राहक आ सकते हैं, और कोई नकद लेगा और कोई उधार लेगा। तो इन सभी चीजों को याद रखना संभव नहीं है, तो लोग भूल जाते हैं। और भूलने से बचने के लिए अकाउंटिंग की शुरुआत हुई, लेखांकन की शुरुआत हुई। तो लेखांकन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि व्यापारी जो है, व्यापार जब करता है तो वस्तु अगर उधार बेचेगा और वह भूल जाएगा तो क्या होगा कि व्यापार में नुकसान निश्चित है, हानि निश्चित है, और वह व्यापार धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जब एकाकी व्यापार शुरू हुआ। एकाकी व्यापार किसको कहते हैं? एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यापार ही क्या कहलाता है? एकाकी व्यापार कहलाता है। एकाकी व्यापार एक व्यक्ति के द्वारा जो किया जाता है व्यापार, ऐसे व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। तो एकाकी व्यापार में ओनर एक होता है, ओनर एक होता, मालिक एक होता है, वही सारा पूंजी लगाता है और सभी लाभ और हानि का जिम्मेवारी उसी व्यक्ति का होता है। ऐसे व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। तो एकाकी व्यापार जब शुरू हुआ तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोग जब उधार या नगद बेचते थे तो उसको याद रखना संभव नहीं है। तो इस कठिनाई से बचने के लिए लेखांकन की शुरुआत हुई। पहले लिख, इस संबंध में कहावत है, पहले लिख बाद में द, पहले लिख बाद में द, अब भूल गए तो कॉपी से ला। पहले लिख लीजिए तब सामान दीजिए, यदि भूल जाइएगा फिर कॉपी से ला, फिर कॉपी से ले लीजिए। तो अकाउंटिंग जो होगा, अकाउंटिंग करने से हमें बहुत सारा बेनिफिट भी है। अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग इसलिए करते हैं, पहले तो भूलने की जो समस्या है, इस समस्या से छुट्टी मिल जाएगा। दूसरी, जब आप सही से अकाउंटिंग कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि व्यापार में जो कितना लाभ हो रहा है इसकी भी जानकारी आपको पता चलेगी। व्यापारी जो काम करता है वो जानना चाहता है कि हम पूरे साल में, पूरे 6 महीना में, 1 महीना में कितना पैसा कमाए, है ना। तो इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग करने से पता चलेगी। हम पूरे साल में कितना का माल खरीदे, कितना का माल बेचे, कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना का उधार बेचे, कितना उधार बेचने के बाद कितना पैसा रिकवर हुआ, प्राप्त हुआ, ये सब चीज जानना चाहता है। और जानना चाहता है तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा अकाउंटिंग करने से, लेखांकन करने से। यदि लेखांकन नहीं करेगा तो इन सभी प्रश्नों का आंसर जान पाना मुश्किल होगा। इसलिए लेखांकन करना जरूरी होता है। जितने भी व्यवसायी होते हैं, हर व्यवसायी अपने व्यापार की चीजों को लिखते हैं, इसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो लिखने का एक विशेष तरीका होता है और ये विशेष तरीका से लेखांकन करने से व्यवसाय का जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर मिल पाता है। और व्यवसाय को टाइम टू टाइम टैक्स जमा भी करना होता है, और टैक्स जो जमा करते हैं वो प्रॉफिट के हिसाब से जमा करते हैं, लाभ के हिसाब से उनको कर देना होता है। तो जब लाभ पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगी, तभी उसके आधार पे वो टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि प्रॉफिट की जानकारी नहीं होगी तो फिर कर का कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होगा। इसलिए अकाउंटिंग करना आवश्यक है। यदि सही अकाउंटिंग नहीं होगा तो उस व्यापार का सही संचालन नहीं हो सकता है। तो किसी भी व्यापार के सफल संचालन के लिए अकाउंटिंग करना आवश्यक होता है। तो आइए आज हम सीखते हैं अकाउंटिंग के प्रक्रिया को
अकाउंटिंग जब करेंगे तो अकाउंटिंग में सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होंगे। ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन होगा। क्या होगा? लेन देन होगा। लेन देन का मतलब कुछ सौदा खरीदेंगे या बेचेंगे, इसी को ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, लेन देन कहते हैं। ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए? फिनेंशियल। फिनेंशियल मतलब वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन का मतलब वस्तु लिए पैसे दिए या बाद में पैसा देना है, इसको कहते हैं वित्तीय लेन देन। अब किसी से बगल वाले से रात में जो है आटा खत्म हो गया, आटा ले लिए और फिर 2 दिन के बाद आटा वापस करना, ये लेन देन नहीं हुआ। या बगल वाले से किसी कहीं बाजार जाना है तो साइकिल मांगकर बाजार चले गए, ये लेन देन नहीं। लेन देन कैसा? लेन देन ऐसा होना चाहिए जिसमें मुद्रा का हस्तांतरण की बात हो, पैसे देने लेने की बात हो, ऐसा लेन देन ही वित्तीय लेन देन कहलाता। बगल वाले से कलम मांगकर लिख लिए, ये लेन देन नहीं। लेन देन का मतलब पैसा दिए और कलम खरीदे या उधार कलम खरीदे जिसका पैसा हम बाद में दे देंगे। तो वित्तीय लेन देन ऐसा लेन देन जिसके बदले मुद्रा का लेन देन हो या भविष्य में मुद्रा चुकाने की बात हो, पैसा चुकाने की बात हो, ऐसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऐसा लेन देन होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, लेन देन का मतलब होता है ऐसा लेन देन जहां पे वस्तु के बदले पैसे का आदान प्रदान किया जाता है, ऐसे लेन देन को ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे पैसा दिए कपड़ा खरीदे, पैसा दिए किताब खरीदे, पैसा दिए फर्नीचर खरीदे, है ना, तो ये ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्रांजैक्शंस होगा, वस्तु का लेन देन होगा। ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। तो जो भी क्रय या विक्रय करेंगे उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आप बाजार गए। क्या गए? कहाँ गए? बाजार गए। बाजार गए और आपको बाजार में काम था, आपको एक कलम खरीदना। क्या खरीदना है? कलम खरीदना है। और आप अपने मम्मा से पैसे मांगे। मम्मी बोली कि मेरे पास जो है खुदरा नहीं है, 100 रुपया है। तो आप 100 रुपया लेकर बाजार गए। आपका घर और बाजार का दूरी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप बाजार जाने के लिए 10 रुपया रिक्शा का दिए। 10 रुपये किस चीज़ का दिए? रिक्शा का दिए। फिर क्या किए? बाजार पहुंचे और वहां पे एक 25 रुपया का कलम खरीद लिए। कितना का कलम खरीद लिए? 25 रुपया का। और फिर वापस जो है आप घर आने के लिए 10 रुपया रिक्शा का फिर चार्ज चुका दिए। तो रिक्शा का चार्ज फिर 10 रुपया चुका के फिर आप कहाँ पहुंच गए? घर पहुंच गए। तो आपको 20 रुपया खर्च हो गया रिक्शा में और 25 रुपया खर्च हो गया कलम खरीदने में। तो आपका टोटल कितना खर्चा हो गया? 45 रुपया खर्च हो गया। और आप अपने मम्मा को जो है बाकी का 55 रुपया आप वापस कर दिए। तो 55 रुपया आप वापस कर दिए। तो ये सब जो कहानी हुई इसको लिखेंगे, लिख लेंगे। कितना का कलम खरीदे, कितना का रिक्शा भाड़ा दिए, यही क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग कहलाता है। रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जर्नल करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं। रिकॉर्डिंग कर लिए, रिकॉर्डिंग में लिखना हो गया, हम लिख लिए। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन किस में करते हैं? अब जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। रिक्शा में कुल मिला के कितना खर्च हुआ? तो 10 रुपया जाने का, 10 रुपया आने का, तो कितना खर्चा हो गया? 20 रुपया। अब पेन में कितना खर्च हो गया? तो 25 रुपया। तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बहुत सारे काम किए और उसमें से एक टाइप का जितना भी चीज है उसको छांट कर अलग रख लेना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं? लेजर करते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। एक तरह का जितना भी लेन देन है उसको छांट कर एक जगह रख लेते हैं, यही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। जो काम हम लोग कहाँ करते हैं? लेजर में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
राम से वस्तु खरीदे और बेचे। तो राम से संबंधित जितना भी राम हमारे यहाँ से माल ले गया और जितना भी पैसा चुकाया है वो सब एक जगह लिख लिए, वही हमारा राम का लेजर कहलाएगा, वही हमारा क्लासिफिकेशन कहलाएगा। मतलब एक तरह के जितने भी लेन देन है उसको एक जगह छांट कर लिख लेते हैं, वही कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जब हो जाता है तब हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हो गया कि जितना भी लेजर होता है उसका जो बैलेंस निकलता है वो सब छांट कर एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितना भी लेन देन हुआ उसको जब हम लेजर बना लेते हैं तो लेजर बनाने के बाद पहले जर्नल करते हैं, फिर क्या करते हैं, लेजर। लेजर के बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में सबका फाइनल लिख लेते हैं। जैसे राम के यहाँ 200 बाकी है, मोहन के यहाँ 300 बाकी है, अमित को 300 देना है। तो जितना भी लेजर बना उसका फाइनल जो आंसर आया उसको हम लोग कहाँ लिख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में। वहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट निकलता है वो लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब हुआ कि एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि जो हम काम किए वो ठीक है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बाजार गए रिक्शा से, तो 10 रुपया रिक्शा वाले को दिए जाने का, 10 रुपया आने का, 20 रुपया मेरा खर्चा हो गया और 25 रुपया कलम खरीदने में खर्चा हो गया। तो मेरा खर्चा टोटल कितना हो गया, 45 रुपया खर्चा हो गया। तो ये हम विश्लेषण करेंगे, ये जो 45 रुपया हम खर्च किए ये सही है या गलत है। तो पता चलेगा ये गलत है। कैसे, हम कलम खरीदने के लिए रिक्शा से गए, हम एक विद्यार्थी हैं, हम साइकिल से भी बाजार जा सकते थे। तो अगर साइकिल से बाजार जाते तो ये 20 रुपया जो रिक्शा में खर्चा हो गया फालतू का, ये 20 रुपया हमारा बच जाता, ये 20 रुपया का बचत हो जाता। दूसरा, हम जो कलम खरीदते 25 रुपये का, ये हम 3 रुपये का भी कलम खरीद सकते थे, 5 रुपये का भी कलम खरीद सकते थे। तो ये जो हम 20 रुपया फालतू का खर्च किए रिक्शा का, पहले ये माइनस कर देते हैं, फिर कलम में जो 25 रुपया खर्च किए इसके जगह पे हम 3 रुपया भी खर्च कर सकते थे। तो अब पता चलेगा, विश्लेषण करने से ये पता चलेगा हम जो खर्चा किए हैं ये सही खर्चा है या फिर गलत खर्चा है। तो ये होता है हमारा एनालाइजिंग। विश्लेषण हो गया। तो इस तरह से हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो इससे हमको एक फाइनल जो हिसाब भी मिल जाता है, और हिसाब मिलने के साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि हम जो खर्च किए हैं, हम जो काम किए ये सही है या गलत है। इसकी जानकारी के लिए भी अकाउंटिंग करना आवश्यक होता है। अब हम लोग सीखेंगे अकाउंट जो होता है वह कितने तरह का होता है। अकाउंट जो होता है वह 3 तरह का होता है। ऐसे तो बहुत तरह के अकाउंट होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 3 तरह के अकाउंट का हम लोग अभी स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं हमारे व्यवसाय की लाभदायकता कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, ये पता करने के लिए हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। हम लोग अभी 11th में जो पढ़ेंगे या 12th क्लास में जो पढ़ेंगे ये सब हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग ही होगा। ना तो ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होगा और ना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा। ये हमारा मैक्सिमम पार्ट किसका होगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग का होगा। कुछ पार्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होगा, लेकिन अभी कॉस्ट अकाउंटिंग की चीजें हमको अभी 11th और 12th में नहीं पढ़ना। कॉस्ट अकाउंटिंग कब पढ़ना, बीकॉम पार्ट 3rd में पढ़ना, बीकॉम में पढ़ना। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसको करते हैं। और फिनेंशियल अकाउंटिंग जो आप सीए जो देखते हैं, सीए जो बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो आप लोगों ने नाम सुना है, ये लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग का ही काम करते हैं। ये लोग किसी व्यवसाय के लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यवसाय के लाभ हानि का हिसाब बारी करते हैं। तो ये वित्तीय लेखांकन का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। हम लोग 11th 12th में भी मोस्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सीखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसको कहते हैं लागत लेखांकन।
लागत लेखांकन क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च लगता है इसका कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। तो किसी वस्तु को बनाने में देखिए एक पीस बनेगा तब तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना रुपया लागत हुआ और इतना में बन के तैयार हो गया, लेकिन जब वस्तु बनती है तो एक साथ लाखों पीस वस्तु बनता है और लाखों पीस जब वस्तु एक साथ बनता है तो इसका कॉस्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, लागत लेखांकन होता है। आगे पढ़ लिख के ये तो आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, बीकॉम में भी पढ़ना है और बीकॉम के अलावा जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होते हैं CWA, जिसको पहले ICWA कहते हैं, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, है ना। तो इनका काम होता है कि किसी वस्तु का जो है निर्माण में, किसी वस्तु को बनाने में कितना खर्च आया ये कैलकुलेशन करना ICWA का काम होता है, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। इसका नाम बदलते रहता है, अभी CWA है ना, पहले ICWA था, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। अभी कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है प्रबंध लेखांकन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये पता चलता है कि पूंजी के तुलना में कितना प्रॉफिट हुआ, कैपिटल का कितना % प्रॉफिट हो रहा है, व्यवसाय में लोन जो है उसको चुकाने का क्षमता कितना है, मतलब लोन के तुलना में व्यवसाय के पास एसेट्स कितना है, संपत्ति कितना है, व्यवसाय में कैश फ्लो की स्थिति क्या है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारा प्रबंध लेखांकन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये प्रबंध से जुड़ा हुआ ज्यादा चीजों का हल कर पाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आजकल हर चीज में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो आए दिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वैल्यू काफी बढ़ गया, काफी इंक्रीज कर गया। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है प्रबंध लेखांकन है ना, इसका भी कोर्स होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी एक कोर्स होता है। और इसका हम 12th क्लास में भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। कुछ चैप्टर है हमारा 12th क्लास में जिसको रेशियो कहते हैं, रेशियो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हो गया। ये सब जो चीजें हैं ये प्रबंध लेखांकन से जुड़ी हुई चीजें हैं। इस तरह से टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारा मेनली 3 टाइप है। ऐसे तो फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा भी कई गवर्नमेंटल अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, ये भी होता है, लेकिन मेन रूप से 3 होते हैं, फिनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट। फिनेंशियल अकाउंट में वित्त से जुड़ी लेन देन को पढ़ते हैं, सीखते हैं। कॉस्ट में किसी वस्तु के निर्माण में कितना पैसा आया, इसके लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं कि प्रबंध से जुड़ी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं कि पूंजी के तुलना में कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास जितना लायबिलिटी है और कितना एसेट्स है, लायबिलिटी के तुलना में कितना एसेट्स है, हमारे पास कितना कैश है और कितना लोन है, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।